कभी सोचा है कि दिल्ली के पास जो पहाड़ियां हैं वो सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो असल में एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन दीवार है जो रेगिस्तान को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। आज हम इसी अरावली की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने इस दीवार को टूटने से बचा लिया है। चलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के शब्दों से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि अरावली में जो बेहिसाब माइनिंग हो रही है वो राष्ट्र की पारिस्थितिकी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये शब्द अपने आप में ही इस मामले की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अरावली इतनी खास है क्यों? मतलब ऐसी क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे बचाने के लिए आगे आना पड़ा? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, अरावली को सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन समझना गलती होगी। ये असल में थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाला एक स्पंज है। और हाँ, ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये सच में हरे फेफड़े हैं। ये एक ऐसी लाइफलाइन है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों को आपस में जोड़ती है। लेकिन ये जो हमारा अनमोल खजाना है, ये एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था। सालों से अवैध और बेरोक-टोक चल रही माइनिंग ने अरावली को अंदर से खोखला कर दिया था। पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे थे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम, मतलब वहाँ का पूरा पर्यावरण ही खतरे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? इस तबाही को रोकना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा था? जवाब एक बहुत ही अजीब कानूनी पेच में फंसा था। कोई ये साफ साफ बताने को ही तैयार नहीं था कि भाई अरावली पहाड़ी आखिर कहते किसे हैं। इसकी कोई एक पक्की परिभाषा ही नहीं थी और इसी कंफ्यूजन का फायदा माइनिंग लॉबी उठा रही थी। और यहीं पर विज्ञान ने एक रास्ता दिखाया। कुछ ऐसी साफ सीधी परिभाषाएं बनाई गईं जिन्होंने रातों रात पूरा खेल ही बदल दिया। तो इसका सल्यूशन क्या निकला? जवाब इन 2 नंबर्स में छिपा है। पहला नंबर है 100 मीटर्स। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। नई परिभाषा एकदम साफ कहती है कि कोई भी जमीनी उभार जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है, वो अब अरावली पहाड़ी कहलाएगा। और सबसे जरूरी बात, इसमें सिर्फ चोटी नहीं बल्कि उसका पूरा बेस और ढलान भी शामिल है। अब आते हैं दूसरे मैजिकल नंबर पर, 500 मीटर। यह नियम तो गेम को पूरी तरह से बदल देता है। अब नियम यह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हैं, तो वो सब मिलकर एक अरावली रेंज बन जाती हैं। इससे हुआ ये कि सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि उनके बीच के जो रास्ते और घाटियां हैं वो भी सुरक्षित हो गईं। ये रास्ते जानवरों के आने जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये असल में एक मजबूत सुरक्षा कवच है जो पूरे इकोसिस्टम को, पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए बनाया गया है। तो इन नई परिभाषाओं के लागू होने से अब अरावली को बचाने के लिए कौन से नए और शक्तिशाली सुरक्षा उपाय आ गए हैं? चलिए देखते हैं। नए नियम बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, किसी भी नई माइनिंग लीज पर फिलहाल पूरी तरह से रोक है। दूसरी बात, जो पुरानी लीज चल रही हैं उनकी बहुत सख्ती से जांच होगी। और सबसे जरूरी बात, जो सबसे संवेदनशील इलाके हैं वहां माइनिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तो ये पूरी तरह से प्रतिबंधित इलाके हैं कौन से? इसमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और उनके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया शामिल है। साथ ही सरकार ने जो जंगल लगाए हैं, मतलब कैंपा फंड के तहत बने इलाके और तालाब जैसी जमीनें, वो भी अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब अवैध माइनिंग को रोकने के लिए एक 3 तरफा रणनीति अपनाई जा रही है। पहला है टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। दूसरा है टीम वर्क, जिसमें सभी सरकारी विभाग मिलकर जिला लेवल पर काम करेंगे। और तीसरा है ट्रैकिंग, मतलब अब हर ट्रक का हिसाब ई-चालान से रखा जाएगा ताकि कोई चोरी छिपे कुछ न ले जा सके। तो अब आगे क्या? अरावली में कंजर्वेशन और डेवलपमेंट का भविष्य कैसा दिखेगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम तो यही है कि जब तक एक पक्की कॉम्प्रिहेंसिव योजना नहीं बन जाती, तब तक किसी भी नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी गई है। ये एक तरह से सांस लेने का मौका है। और इस पक्की योजना का नाम है MPSM, यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। इसे देश की सबसे बड़ी फॉरेस्ट्री रिसर्च संस्था ICFRA बनाएगी ताकि भविष्य में पर्यावरण और विकास के बीच एक सही बैलेंस बनाया जा सके। इस प्लान के लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हैं।
ये तय करना कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ बिल्कुल नहीं। ये देखना कि माइनिंग का कुल असर पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। ये पता लगाना कि ये इलाका कितना बोझ सह सकता है। और ये पक्का करना कि माइनिंग के बाद उस जगह को फिर से हरा भरा किया जाए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश आर्थिक विकास के जबरदस्त दबाव और अपनी पुरानी अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाने की जरूरत के बीच आखिर संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।